बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ रहा है। दोनों राज्यों में लोग ऑक्सीजन की कमी और इलाज ना मिलने से मर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग चल रही है। ऐसा लगता है कि नेताओं के लिए मुश्किल की यह घड़ी एक मौका बन गया है, जहां वो अपनी जुबानी जमा खर्च को सियासत में चमका रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के बीच सियासत जारी है। हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो आरोप प्रत्यारोप सत्ताधारी बीजेपी पर लगा रही है, वही आरोप छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ताधारी कांग्रेस पर लगा रही है। ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियां मिलजुल कर इस महामारी का मुकाबला करने की बजाय सियासी नफे नुकसान पर ही ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। तभी तो हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे महामारी बढ़ रही है, वैसे वैसे ये सियासी बीमारी भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इन दिनों कोरोना ने कहर बरपा रखा है। तेजी से बढ़ते संक्रमण और संसाधनों की कमी ने हालात को बद से बदतर कर दिया है। लेकिन महामारी के बीच भी नेता अपनी सियासत चमकाने से नहीं चूक रहे हैं। कभी वैक्सीन के बहाने तो कभी ऑक्सीजन की कमी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव हो रहा है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाइयों, इंजेक्शन और उपकरणों की प्रदेश में निरंतर कमी होती जा रही है, जिससे लोगों को निरंतर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें भटकना पड़ रहा है और इसकी कालाबाजारी भी बढ़ती जा रही है। यही नहीं, कोरोना महामारी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी केंद्र पर निशाना साधा है। हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है। हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। छत्तीसगढ़ में सत्ता पर काबिज कांग्रेस भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। हम देख रहे हैं रेमडेसिविर में कितनी मारामारी हो रही है। आपने मार्केट में इसको छोड़ दिया, जो जैसे रात चाहे खरीदना चाहे खरीद ले। जहां निर्माण हो रहा है वहां पर फूड एंड ड्रग्स के डिपार्टमेंट के अधिकारी जाके गेट पे बैठे हुए हैं और बाहर नहीं जाने दे रहे सामान को। तो ये बिल्कुल अदूरदर्शिता वाला ये निर्णय हुआ। छत्तीसगढ़ में जहां सरकार आपदा के लिए केंद्र पर निशाना साध रही है, वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राहुल गांधी का प्रश्न बार बार ये आता है कि क्या प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अरे भाई, वैक्सीन बनाने का काम हिंदुस्तान में पिछले 40 साल से प्राइवेट सेक्टर के लोग ही कर रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता हम छत्तीसगढ़ के हिंदुस्तान के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आपदा की इस घड़ी में सिर्फ कांग्रेस ही सियासी बयानबाजी कर रही है। बीजेपी की तरफ से भी नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। कैलाश विजयवर्गीय ने तो राहुल गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने पर तंज कसने से परहेज नहीं किया है जी। झूठ बोलने के बाद ऐसे होता है जी। झूठ बोलने के बाद ऐसे होता है जी। झूठ बोलने के बाद ऐसे होता है। महामारी के इस दौर में जब सांसों से लेकर रोजी रोटी तक पर संकट है, नेताओं ने अलग ही राह चुन रखी है, जहां पीड़ितों से संवेदना कम है, लेकिन सियासत जबरदस्त है। ऐसा लगता है कि महामारी में भी नेताओं को लोगों की जलती चिताओं की कम और सियासी नफा नुकसान की चिंता ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आइए अब आपको नेताओं के वो 5 बयान सुनाते हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि महामारी की इस आपदा में भी नेता सियासी मौके तलाश रहे हैं और जरूरतमंदों की मदद करने की बजाय आपसी आरोप प्रत्यारोप को तरजीह दे रहे हैं। जब राजनीति नहीं होनी चाहिए, तब प्रचुर मात्रा में कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार राजनीति कर रही है। आज प्रियंका गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किए हैं, जो कि वो हर दिन करते हैं, और जिस प्रकार से वो आलोचना कर रहे हैं
हमें लगता है देश ये देख रहा है और देश उन्हें जवाब भी देगा। हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है। हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेज कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। राहुल गांधी का प्रश्न बार बार ये आता है कि क्या प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अरे भाई, वैक्सीन बनाने का काम हिंदुस्तान में पिछले 40 साल से प्राइवेट सेक्टर के लोग ही कर रहे हैं, और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता हम छत्तीसगढ़ के हिंदुस्तान के लोग हैं। है जी, झूठ बोलने के बाद ऐसे होता है जी, झूठ बोलने के बाद ऐसे होता है जी, झूठ बोलने के बाद ऐसे होता है। निश्चित रूप से यह सरकार पूरी तरह फेलवर साबित हो रही है। सरकार नाम की कोई चीज अभी इस छत्तीसगढ़ में है, ऐसा छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं लग रहा है। हर मोर्चे पर यह सरकार फेल है। तो आज आपकी बात में हम सवाल यही उठा रहे हैं कि नेता बयानबाजी क्यों कर रहे हैं जब लोग इतनी बड़ी तादाद में रोज मर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत खास पैनल आज जुड़ा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े चेहरे हमारे साथ जुड़े हैं। हम अपने मेहमानों का तारुफ अपने दर्शकों से करा देते हैं। हमारे साथ पीसी शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं और लगातार लोगों की आवाज उठाते रहे हैं, चाहे सरकार में रहें चाहे विपक्ष में। पीसी शर्मा ऐसा चेहरा है जो लगातार सुर्खियों में रहता है और उनके बयान भी सुर्खियों में रहते हैं। शंकर लालवानी जी हैं, इंदौर सांसद। शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम आपकी बात में। शंकर जी लगातार जनता के बीच जाते रहे हैं और अभी कोविड को लेकर के हमने देखा है कि बहुत मुखर होकर के वो काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ देवजी भाई पटेल हैं। देवजी भाई जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व विधायक हैं, बीजेपी से बड़े नेता हैं और लगातार अपनी आवाज़ मुखर करते रहे हैं। कई बात उनकी जो बातें हैं वो लोगों को अच्छी लगती है और सरकार कई बार थोड़ी सी सांसद में भी कई बार दिखा में आती हुई लगती है, लेकिन बहुत साफ गोई से अपनी बात करते हैं और इसीलिए जनता में सराहे भी जाते हैं। और हमारे साथ प्रमोद दिव्य हैं, पूर्व महापौर कांग्रेस से रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत। लगातार आप लोगों के बीच रहते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं और अपनी बात भी बड़े खास अंदाज में रखते हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले पीसी शर्मा जी आपके पास मैं आना चाहूँगा। कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, इसीलिए उन्हें कोरोना हो गया है। बीजेपी के नेताओं को भी कोरोना हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये जो बयान है इसे कैसे देखते हैं आप? मैं पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे, बुरहानपुर खंडवा के सांसद चौहान साहब, उनकी तो कोरोना में जान चली गई, तो क्या वो झूठ बोलते थे? वो तो वरिष्ठ नेता थे, 5-6 बार के सांसद थे। मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, अपना बयान सोच समझ के दें। वो वेस्ट बंगाल के इंचार्ज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और घोषणाएं कर रहे हैं कि वहाँ उनकी सरकार बनेगी और ये भी कह रहे हैं कि उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी मध्य प्रदेश के। तो इतना आगे जाने की बात कर रहे हैं, तो ये छोटे बयान तो न दें कि झूठ बोलते हैं, ऐसी कोरोना हो गया। इनके केंद्रीय मंत्री को कोरोना हो गया, बीजेपी कई नेताओं की जान चली गई कोरोना में, कैसा झूठ बोलते थे। और इसका मतलब ये है कि वो हमेशा ये कहा जाता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, शिवराज जी के बारे में, कि ये भी झूठ बोलते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं कि इनको भी कोरोना होगा। सोच समझ के बोले, बड़े नेता हैं और इस तरह की बात करना, छोटी बात करना, मैं समझता हूँ उनको शोभा नहीं देता है। हाँ, राहुल गांधी जी लगातार गए चुनाव में, जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों में, ये चुनाव खेल रही है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में भी चुनाव, और ये कोरोना फैलने की वजह ही ये चुनाव है। और इन चुनावों की देन, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, उनको जाना है, तो वहाँ गए चुनाव में जनता से संपर्क में आए, उनको कोरोना हुआ है। लेकिन वेस्ट बंगाल में आप घूम रहे हो कैलाश विजयवर्गीय जी, आपको तो हुआ नहीं कोरोना। किस तरह का अभियान था आपका? कुल मिला के छोटी बात न करें, आपको बड़ा नेता माना जाता है, ये मेरा निवेदन है।
शंकर जी आपके पास आता हूं, ये बयान आप कैसे देखते हैं और कैसे डिफेंड कर पाएंगे, क्योंकि बयान तो वाकई में लग रहा है कि उस स्तर का नहीं है जिस स्तर के कैलाश जी नेता हैं। क्या आपको लगता है कि वो पश्चिम बंगाल के चुनावी सभाओं के जो माहौल था वहां उसमें बह गए और यहाँ की संवेदनशीलता को बहुत हल्के में ले गए? देखिए, कैलाश जी के इस बयान मैंने तो सुना नहीं, उन्होंने किस रेफरेंस में ये बोला, और मुझे लगता है कि वो उस बारे में स्पष्ट बता पाएंगे। जी शंकर जी, आपकी आवाज़ हमें बहुत स्लो मिली थी, एक बार रिपीट कर दें आप अपना जवाब तो हमारे दर्शकों के लिए बेहतर होगा। मैंने क्या, कैलाश जी ने किस रेफरेंस में ये बात कही है मेरी जानकारी में नहीं है, और इसका जवाब तो कैलाश जी दे सकते हैं। जी शंकर जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इतनी विकट स्थिति है जो कि देश ने पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। कम से कम इस पीढ़ी की अगर हम बात कर लें, हमारी पीढ़ी ने तो कम से कम ऐसे हालात नहीं देखे, लेकिन इतनी बड़ी खराब स्थिति होने के बाद भी सियासी बयानबाजी जो है वो चरम पर है, बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। आपको लगता है ये जरूरी है अभी, या आपको लगता है कि ऐसे हालात में तो कम से कम एक साथ आ जाएं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सबको साथ में लेके चल रहे हैं, और आपको ध्यान हो सभी मुख्यमंत्री से लगातार बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही है कि इस लड़ाई में हमको साथ में मिलकर चलना है। कल कैलाश जी ने भी इंदौर में जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उनका कहना था इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, हम सबको इस लड़ाई में साथ में मिलकर चलना है। तो हम तो बोल ही रहे हैं कि ये जो आपदा है इसमें सबको साथ में लड़ना है, और ये आपदा कोई बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, ये आपदा है, और इसमें हम सबको मिलकर साथ में आगे बढ़ना है। बिल्कुल शंकर जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम देवजी भाई का रुख कर लेते हैं। देवजी भाई, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन सरकार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र जो है वो मदद नहीं कर रहा है छत्तीसगढ़ सरकार को, और इसीलिए दिक्कतें हैं, वरना उनका तो रेशो बहुत अच्छा है, राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा टीकाकरण हो रहा है, तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं, लेकिन उतनी मदद मिल नहीं पा रही राज्य से जितनी की अपेक्षा है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जहाँ तक स्थिति है, मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ की सरकार में इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए कोई भी यहाँ व्यवस्था है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके पिछले कोरोना कार्यकाल में बड़े बड़े फोटो होल्डिंग छपवाए गए थे, 13 कोरोना वॉरियर्स, मगर ये 13 कोरोना वॉरियर्स की कहीं भी मुख्यमंत्री से लेके सारे लोग गायब हैं। कलेक्टर्स के ऊपर में सारी जिम्मेदारियां जिला कलेक्टर को सौंप दी है। आज अगर किसी भी कोरोना के संदर्भ में अगर जानकारी लेना चाहें तो यहाँ पर ना कोई मंत्री उपलब्ध है। इनके स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री में इतना डिफरेंस हो गया है कि हमें तो प्रदेश को तो लगता ही नहीं कि स्वास्थ्य मंत्री नाम की कोई चीज है प्रदेश में, क्योंकि मुख्यमंत्री जब बैठकें करते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री को नहीं बुलाते। तो प्रदेश ये जानना चाहते कि स्वास्थ्य मंत्री इस प्रदेश में है या नहीं है। क्या इस प्रकार की स्थितियां निर्मित है? आज जितने भी आंकड़े दिए जा रहे हैं प्रदेश की सरकार के या कलेक्टर्स के द्वारा, ये केवल शहरी आंकड़े दिए जा रहे हैं। 75% आबादी गांव में बसती है। मैं गांव से एक विधायक के रूप में आता था, और वहां आज 75% आबादी में ये स्थिति है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर प्रतिदिन 5 से 10 लोगों की मौत ना हो रही हो। मैंने भूपेश बघेल जी को ट्वीट करके कहा कि आपके कलेक्टर्स और इन्होंने जो व्यवस्था की है, क्वारंटाइन सेंटर की है, गांव-गांव में क्वारंटाइन सेंटर की, ये जो घोषणा करके समाचार पत्रों में दे रहे हैं, ये कागजी है। आप आके केवल राजधानी से लगा हुआ दर्शिवा विधानसभा क्षेत्र है, जहां आके आप हकीकत जानिए। हम चाहते हैं कि, क्योंकि हम इस कोरोना जैसी महामारी के समय में किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते। हमारी सरकार और हमारी पार्टी पहले भी बोल चुकी है, और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि मैं किसी प्रकार की राजनीति नहीं, आपके साथ, सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिला के इस आपदा को निपटने के लिए तैयार हैं। मगर जमीनी हकीकत तो आप जानिए और इसके लिए कोई उपाय करिए। मगर यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, केवल अधिकारियों के भरोसे पूरा प्रदेश चल रहा है। यहाँ पर सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में अगर कोई पेशेंट पहुंच जाता है तो वो समझता है कि अब मेरी पूरा इलाज वो कराएंगे। मेकाहारा जैसे में अगर जो यहाँ का भीमराव अंबेडकर अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है 500 बेड का, जहाँ पर मरीज जाता है वहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए वो भटकता है, उसको पर्ची लिख के दे दिया जाता है। आज वो पर्ची लेके मारा फिर रहा है। वहां पर रेड क्रॉस की दुकानों में वहाँ रेमडेसिविर नहीं है।
कलेक्टर आदेश जारी करते हैं कि अब ये जो है जितने भी अस्पतालें हैं वहां पर जितने लोग भर्ती हैं उसके लिए ये इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पर जो है डीआई के भरोसे, यहाँ जो उसके भरोसे यहाँ इंजेक्शन छोड़ दिए। ये डीआई और सरकार के लोग ही ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं इंजेक्शन। बिल्कुल प्रमोद जी, ये स्थिति आ गई है। आज मरीज भागा भागा फिर रहा है। प्रमोद जी, एक तस्वीर हम आपके पास आते हैं, चूंकि आप भी सत्ता पक्ष में, लेकिन एक तस्वीर हम दिखा देते हैं जो अभी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही थी। इसमें रायपुर की तस्वीर है, स्ट्रेचर पर एक पेशेंट लेटे हुए हैं। हम वो तस्वीर दिखाते हैं, ये तस्वीर देखिए। और स्ट्रेचर पर उन्हें परिजन जो है वो लेकर के रोड पर ऐसे जा रहे हैं जैसे हाथ ठेला कोई लेकर जाता है। महिलाएं स्ट्रेचर को धक्का दे रही हैं और कुछ लोग वहां पर उस मरीज को सांत्वना देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि एम्बुलेंस इन्हें नहीं मिली थी तो स्ट्रेचर से ही दूसरे अस्पताल या कहीं और लेकर गए और बाद में एम्बुलेंस गई और स्ट्रेचर लेकर आई। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको, ये एकमात्र घटना रायपुर की क्या पूरे प्रदेश के हालात बयां करती है, या आपको लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो सिस्टम की छोटी मोटी नाकामी को उजागर करती हैं? प्रमोद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी प्रमोद जी, शायद आप तक, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। एक बार फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम दर्शकों को अपने ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्ट्रेचर पर एक शव है। दरअसल एम्बुलेंस की मांग की गई तो अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए। रायपुर के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं थी शव को घर पहुंचाने के लिए। स्ट्रेचर पर परिजन जो हैं वो शव लेकर के जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसके आगे जो हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जब ये स्ट्रेचर पहुंच गया तो उसके बाद सरकारी अस्पताल की सरकारी एम्बुलेंस मृतक के घर पहुंचती है और स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में रखकर वापस लाया जाता है। शंकर लालवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पीसी शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन देवजी भाई, पहले आपसे छोटा सा रिएक्शन ले लूं, तब तक प्रमोद जी से हम टेक्निकल फॉल्ट जो आ रहा है उसे ठीक करके जुड़ेंगे। जी, निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है। आज ही एक मेरे मित्र मिश्रा जी का फोन आया कि मेरे जो है परिजन 3 दिन पहले देहांत हो गया, मगर यहाँ पर मुक्तिधाम में जलाने के लिए उसको 27वां नंबर मिला। आज उसकी अंत्येष्टि हो पाई है। 3 दिन में अंत्येष्टि हो पाती है। यहाँ पर जो है मेकाहारा की स्थिति इस तरह से बदतर है कि वहाँ पर बेंचों में लेटा के वहाँ पर ऑक्सीजन दिया जाता है और वहाँ पर टेबल कुर्सियों में बैठा के जहां पाए वैसा। मैं आपको बता दूं कि मेरे क्षेत्र के पार्षद जो परसों यहां पर आके यहां अपने पिताजी के इलाज के लिए आए थे, सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में खड़े थे, मगर उनको वहां पर भर्ती नहीं लिया गया। कल उसकी डेथ हो गई। इस प्रकार की स्थिति है। 75% ग्रामीण आबादी आज भी पूरी तरह से सरकार पूरी बेखबर है। केवल शहरी क्षेत्र में कलेक्टर के भरोसे ये पूरा कोरोना 19 का स्थिति। देवजी भाई जी आते हैं आपके पास। शर्मा जी, पीसी शर्मा जी के पास चलते हैं। क्या आपको लगता है कि ये हालात मध्य प्रदेश में भी लगभग ऐसे ही हैं और छत्तीसगढ़ में ऐसे ही हैं? ये सरकारों की नाकामी नहीं बल्कि महामारी का इतना बड़ा दौर है, इतना बुरा दौर है कि ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। नहीं, मैं तो समझ रहा था कि ये मध्य प्रदेश के बारे में ही बता रहे हैं विधायक जी। पूरी की पूरी मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, जो भी हालात हैं वो बता दिए। मध्य प्रदेश में तो हद हो गई है। 850 रेमडेसिविर के इंजेक्शन हमीदिया जैसा अस्पताल, वहां से चोरी चले जाते हैं। 4 दिन तक पता नहीं चलता। 4 दिन बाद पुलिस बताती है कि 450 यही है। ये बड़ा रैकेट काम कर रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल नहीं रहे हैं बाकी लोगों को, दर दर घूम रहे हैं। जो प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उस पर मिलता ही नहीं है। बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे पास 24 घंटे यही काम है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल नहीं रहे हैं, लोगों की लाइन लगी रहती है, सब दिलवाइए। और ऑक्सीजन की स्थिति है, दमोह जहाँ भी चुनाव हुआ विधानसभा का, वहाँ सिलेंडर लूट लिए लोगों ने। अभी तक खाने लूटते थे, अनाज लूटते थे, पैसे लूटते थे। मध्य प्रदेश की हालत ये हो गई कि यहाँ पे सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर लूट लिए। ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। आज एक का फोन आया भोपाल में, एक पेशेंट का फोन आया कि साहब अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल वाले कह रहे हैं भैया अपनी ऑक्सीजन की खुद व्यवस्था करो।
एक अस्पताल के मालिक का फ़ोन आया कि भैया 8 घंटे से हम वहीं खड़े हैं ऑक्सीजन जनरेटर सेंटर पे कि ऑक्सीजन मिल जाए। सब जगह ऑक्सीजन कमी है, इसीलिए लोगों के और न इंजेक्शन उपलब्ध हैं। हमने हाई कोर्ट में लगाया था ये मामला, मध्य प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट में जी। उनके आदेश हैं कि 1 घंटे में रेमडेसिविर मिलना चाहिए पेशेंट को। उनने कहा कि 36 घंटे में RT-PCR की वो आना चाहिए रिपोर्ट। हफ्ते 10-10 दिन नहीं आती, रेमडेसिविर मिल नहीं रहा है। शंकर जी, वजह से लोग शंकर लालवानी जी बड़े गंभीर आरोप हैं करवाते हैं, हम लोग व्हाट्सएप से वहाँ भेजते हैं जी। और इंदौर के अंदर तो शव को उसके घर पे रख देते हैं। नगर निगम ने एक जिसकी जान गई कोरोना मरीज की जान जाने के बाद नगर निगम उसके घर पे रख के आ गई उसकी बॉडी को, जबकि कोरोना पेशेंट को सीधे नगर निगम को ले जाना होता। और आज की अपडेट बता रहा हूँ, भदभदा शमशान घाट में अभी तक 105 चिताएं जल चुकी है, 105 अभी तक। लेकिन सरकार कल बोलेगी 2 या 3। तो मैं जो विधायक जी जो बता रहे थे तो मध्य प्रदेश की तस्वीर तो उससे भी ज्यादा खराब है भाई। यहाँ तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी है, और इंदौर के अंदर तो संजय शुक्ला जो विधायक है कांग्रेस का वो ही लगे हुए हैं चारों तरफ। वो इसके ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मशीन, रेमडेसिविर इंजेक्शन कलेक्टर को दिया है ब्लैंक चेक। शंकर जी बड़े गंभीर आरोप हैं, लेकिन शंकर जी बड़े गंभीर आरोप है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। ये स्थिति है जी। पीसी शर्मा जी, और भोपाल और उसको बंद कर दिया है, लोगों को खाने पीने की है नहीं, लॉकडाउन हो गया है पूरी तरह से मध्य प्रदेश में। इंदौर वाला आदमी बाहर जा नहीं सकता, भोपाल में जा नहीं सकता। शर्मा जी, हम बुरे हालात हैं। हम शंकर लालवानी जी से ले लेते हैं। शंकर लालवानी जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या रेमडेसिविर वाकई में नहीं है? और इंदौर का उदाहरण दिया शर्मा जी ने कि लाशों को आप सीधे घर भिजवा दे रही है नगर निगम। कोरोना के जो लोग मृतक हुए हैं उनको क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जहाँ तक एक ये वाकया हुआ था प्रोफेसर का, जिनको कि नगर निगम के ड्राइवर की गलती से उनको घर पहुंचाया गया था, उनको ये जानकारी नहीं थी ये कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन बाद में उसके ऊपर कार्रवाई हुई, पहली बात। दूसरी बात, जो इंजेक्शन की बात कह रहे हैं, क्योंकि इंजेक्शन में बता दूं कि जब पहले दौर में इंजेक्शन का जब उपयोग हो रहा था तब बराबर मिल रही थी, लेकिन बीच का समय ऐसा आ गया कि कोरोना के बहुत ही कम पेशेंट आ रहे थे, वो इस इंजेक्शन का उपयोग लगभग बंद हो गया था। मुझे ध्यान है इंदौर के मेडिकल के जो हमारे साथी हैं उन्होंने कहा था हमारे पास करोड़ों का स्टॉक पड़ा है, और कंपनी को उन्होंने वापस भेजा। कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ, कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दिया क्योंकि उसका उपयोग नहीं हो रहा था। इस इंजेक्शन का उपयोग किसी टाइम पीरियड के लिए होता है, अब जो उपयोग ही नहीं हो रहा था कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दिया। पर लेकिन जो सेकंड पीक आया और उसमें जिस प्रकार की मांग हुई, उस मांग के आधार पे चूंकि कंपनी को प्रोडक्शन में समय लग रहा है, तो कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, तो ये सब प्रक्रिया में थोड़ी समय लग गया। अब धीरे धीरे स्थितियाँ सुधर रही है। आज हम प्रतिदिन यहाँ पर इंजेक्शन बांट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और जिस प्रकार की आदरणीय शर्मा जी बात कर रहे हैं कि एक ही व्यक्ति घूम रहा है, उनका जो विधायक है, मुझे बताओ खाली चेक लेने से क्या ऑक्सीजन मिल जाएगी? खाली चेक घूमने से क्या इंजेक्शन मिल जाएंगे? सिर्फ राजनीति करके वो अपना वो एक इंजेक्शन वो नहीं दिला पाए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं दिला पाए। अगर उनको सेवा कार्य करना था तो सेवा कार्य करने के बहुत सारे तरीके हैं। इस प्रकार की नोटंकी करके प्रेस में अपने आप को दिखाकर आपको लगता है संजय शुक्ला जी ने जो आंसू बहाए शंकर जी वो नौटंकी थे? संजय शुक्ला जी ने जो आंसू बहाए वो नौटंकी थे, आपको लगता है शंकर? बिल्कुल शंकर जी, वो उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे इंजेक्शन मेरे लड़के के लिए नहीं मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इंजेक्शन की बात कर रहे हैं उनके दवा बाजार में उस समय इंजेक्शन मिल रहे थे, और दवा बाजार के जो अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो क्या कारण था? कांग्रेस के अध्यक्ष जो दवा बाजार के अध्यक्ष है, जहाँ इंजेक्शन बट रहे थे उन्होंने अपने विधायक को नहीं दिया। ये इस प्रकार की नौटंकी नहीं करना चाहिए। राजनीति, उनको चुनाव लड़ना, चुनाव में बहुत देर है, राजनीति करना नगर निगम में चुनाव में भी समय है, उस समय करना चाहिए। अभी तो समय ऐसा है कि हम सबको मिलकर इस लड़ाई में लड़ना चाहिए। ठीक है, देवजी भाई के पास से हमने सवाल लिया था। प्रमोद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हम आपके बात पिछली दफा नहीं सुन पा रहे थे, तकनीकी खामी के लिए माफी चाहेंगे। प्रमोद जी, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। देवजी भाई ने कहा है कि 13 कोरोना वॉरियर्स के पोस्टर आपने लगाए थे, वो 13 के 13 लोग गायब हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं या नहीं प्रदेश में लोगों को नहीं पता। मुक्तिधाम में उन्हीं के रिश्तेदार का उन्होंने जिक्र करते हुए या किसी जानने वाले का जिक्र करते हुए कहा कि 3 दिन पहले मौत हो जाती है और वेटिंग इतनी लंबी है कि 3 दिन बाद
अंतिम संस्कार हो पा रहा है। हालात बहुत खराब है और सरकार नाम की चीज नहीं है। प्रमोद जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी की आलोचना करना या कमियां निकालना ये बहुत सरल काम होता है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो कार्य योजना बनाकर काम कर रही है और बगैर कार्य योजना के काम नहीं हो सकता, किसी की भी बात हो। एक पूरी जो सिस्टम बनाई गई है कि जितने ज्यादा टेस्टिंग होंगे उतने ज्यादा मरीजों की संख्या हमको जानकारी प्राप्त होगी और इसके लिए पूरे ग्रामीण के अलावा शहरों में भी 70 वार्ड में पूरा प्रॉपर वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है। तो उसके बावजूद मैं ये नहीं कहूंगा कि स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन स्थिति संभालने के लिए जो कारगर कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे लगभग 1000 बिस्तर के अस्पताल 15 दिन में तैयार कर लिए गए। ऑक्सीजन हमारे पास कमी नहीं है, बल्कि हम मध्य प्रदेश और गोंदिया तक में हम सहृदयता पूर्वक हमारी सरकार दे रही है। जिस आप मेकाहारा में एक पेशेंट की बात की है, मैं उसको जरूर आपको बताना चाहूंगा कि उसके कोविड का रिपोर्ट चूंकि नहीं आया था और उसके परिजन आपाधापी में उसको ले गए, ये फैक्ट चीज थी। कोरोना पॉजिटिव के रिपोर्ट नहीं आने के कारण फ्यूनरल में दिक्कत होती, ये बात अस्पताल के प्रबंधन उनको समझाना चाहते थे। चूंकि 4 लड़कियां थी उनकी, वो लोग उनको बलपूर्वक ले गए, लेकिन बाद में सारी स्थिति क्लियर हो गई। प्रमोद जी, लेकिन अगर वो ले भी जा रहे थे तो कम से कम शव को तो एक सम्मान दिया जा सकता था, एम्बुलेंस दी जा सकती थी। वही एम्बुलेंस वापस जाकर के स्ट्रेचर लेकर के आ सकती है, लेकिन शव को घर नहीं पहुंचा सकती। एक्चुअल में आपको फैक्ट की चीजों को समझना पड़ेगा। जी जी, बताइए। कि जब उसको डिस्चार्ज नहीं हुआ है, मान लो, या उसको ले जाने की अनुमति तब तक नहीं थी, आप एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी हो सकती है, इसको मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन किसी चीज को संवैधानिक तौर पर जब वो तहसीलदार आता, उसको सर्टिफिकेट जारी करता कि कौन से पॉइंट में उसको फ्यूनरल करना है, ये प्रशासन के लोग करते भाई। ये कोई किसी के परिजन ले जाकर के ठेला में ले जाना या वो करना, इसकी मैं भी इसका हमको भी दुख है। लेकिन कई बार परिजनों को भी समझना पड़ेगा कि ऐसे जगहों पर अस्पताल की भी जिम्मेदारी है, पुलिस की भी जिम्मेदारी है, सारे लोगों की जिम्मेदारी से परे हटकर स्ट्रेचर को ले जाना आधे बीच से। तो स्वाभाविक तौर पर जब पता चला हम लोगों को, तो हम लोगों ने ये एम्बुलेंस भिजवाया कि सम्मान पूर्वक फिर उनके परिवार को समझाया भी और प्रमोद जी, डॉक्टर रमन सिंह तो कह रहे हैं कि भूपेश जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार का प्रबंधन सबसे अच्छा है, तभी ऑक्सीजन न मिलने से लोग दम तोड़ रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, डेड बॉडी को कचरे की गाड़ियों में डालकर ले जाया जा रहा है, ट्रैक्टर में भरकर शमशान लोगों को पहुंचाया जा रहा है और अंतिम संस्कार के लिए भी वेटिंग है। देवजी भाई पटेल भी यही बात कह रहे हैं, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सब चीजें नियंत्रण में है। सबसे सरल काम है आरोप लगाना। मैं इस समय पर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन जहां तक आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी की बात कही, आदरणीय देवजी पटेल जी ने कहा, ये जरूर है कि रामदेव बाबा के साथ उसके दवाई का विज्ञापन कम से कम हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री वो नहीं करते कि इस दवाई को खाओ, इसका विज्ञापन करें। आप देखिए कि 13 मार्च को इस देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि कोरोना अंतिम चरण में है, कोरोना अंतिम चरण में है। जब एक देश के अगर स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात को कह रहे हैं तो तैयारी की बात तो फिर। जी देवजी भाई बोलिए। मैं ये प्रमोद दुबे जी माननीय जो महापौर भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में नगर निगम के सभापति है, इन्होंने नगर निगम के महापौर ने एक व्यवस्था की कि इंडोर स्टेडियम में वहां पर 300 बेड का हमने क्वारंटाइन सेंटर खोला जा रहा है। 2 दिन में 15 लोगों की मौत हो गई। वहां पर लोग चिल्लाने लगे, वहां कांग्रेस के नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लोग तो ये कहने लगे कि ये पोस्टर हटाओ, ये पोस्टर देख के हमें डर लग रहा है, इसी के कारण मौत हो रही है। आज वो दूसरे दिन ही क्वारंटाइन सेंटर को बंद कर दिया गया। ये प्रमोद दुबे जी बताए कि आज आपके इंडोर स्टेडियम की क्या स्थिति है। जी प्रमोद जी बताइए। आज बहुत बेहतर स्थिति है, ये बात मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ मौत नहीं हुई है। आज भी वही स्थिति है, आज भी वही स्थिति है। ये केवल बखान करने की बात नहीं है, मैं सच्चाई आपको बोल रहा हूँ। आप सच्चाई से मुंह मत मोड़िए, आप सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। आप लोगों की लाशों पे राजनीति मत करिए। कांग्रेस के लोग, हम यहाँ राजनीति नहीं करना चाहते, मगर आप लोगों के लाशों पे राजनीति कर रहे हो। आप और आपकी सरकार कर रही है पूरी।
आपकी सरकार पूरी लाशों पे राजनीति कर रही है। बीजेपी कर रही है। पटेल साहब विधायक जी, अरे दिल्ली में मोदी जी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, अरे आपकी पार्टी है दिल्ली के अंदर सरकार, फेल हो गई, व्यवस्था नहीं की। आप इस प्रकार की बात रामदेव की दवाई खिला रहे हो लोगों को। पटेल साहब विधायक जी, शंकर जी आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी शंकर लालवानी जी आप क्या कहेंगे? उसका फेलर है। गंभीर आरोप शंकर लालवानी जी सरकार और सरकार पर लग रहे हैं, केंद्र सरकार पर भी, राज्य सरकार पर भी। जिम्मेदारियों से हट के केवल भगोड़े बने हुए हैं छत्तीसगढ़ के सरकार के। देखिए, चाहे वो मैंने महापौर पहले हो, कहा चाहे केंद्र विधानसभा सरकार और हो, राज्य सब सरकार भगोड़े और हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है अरे और 15 सभी सरकारों के संपर्क में छत्तीसगढ़ में आपकी क्या किया और आपने? उन्होंने मध्य पहले प्रदेश कहा में क्या इसमें किया? राजनीति से ऊपर व्यवसाय उठकर क्यों हम नहीं सबको की? इसमें लड़ाई लड़ना है। तो इसमें राजनीति करने कोई महत्व नहीं है। हमको तो ये है कि आपदा में विपदा में हम सब मिलकर कैसे लड़ें और इससे आगे बढ़ें। शंकर जी देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार के पास तो फिर भी एक ये बात समझ में आती है कि बहुत 2-2.5 साल उनको अभी सत्ता में आए हुए हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार तो मध्य प्रदेश ने बहुत लंबे समय से देख ली। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे में, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कमी है। कई ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात सीएम शिवराज ने 1 साल पहले की थी, आज हमें ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ से लेना पड़ रहा है। तो ये भी तो स्वीकार कीजिए ना कि यहाँ कमी तो रह गई थी, वादे जो किए थे वो पूरे नहीं हो पाए जमीनी स्तर पर। कहाँ है बाबई का ऑक्सीजन प्लांट जिसकी आधारशिला रखी गई थी? क्या उससे ऑक्सीजन पैदा हो पाई, जिसके बारे में कहा गया था कि 1 महीने में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा? देखिए, वो ऑक्सीजन प्लांट कोई सरकारी प्लांट तो था नहीं, निजी प्लांट था और सरकार ने टेंडर करके ऑक्सीजन के प्लांट अलग अलग जिलों में टेंडर कर दी थे प्रक्रिया, पर उसकी कोई प्रक्रिया है। ऑक्सीजन प्लांट ऐसे नहीं होते कि रोड के टेंडर हो गए उसी प्रकार होते हैं। तो सरकार ने उस समय से प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इस बीच में ये सेकंड लहर आई और सेकंड लहर आने के बाद भी मैं ये कहता हूँ कि ऑक्सीजन जहाँ मिलना चाहिए वो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेट करके ऑक्सीजन की व्यवस्था की। अभी जो कमी दिख रही है वो है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर और उसके लिए भी केंद्र सरकार से राज्य सरकार की बात हुई है। मुझे लगता है हमने इंदौर में भी हमारे जो टैंकर 4 चलते हैं वो प्रोवाइड, उसके अलावा हमने 2 टैंकर की और व्यवस्था की है। उसके 1-2 दिन में वो टैंकर भी आ जाएंगे। तो जो स्थिति एकदम, आप बताइए कि हमारे इंदौर में शुरुआती दौर में पहले फेज में 30 मेट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन लगती थी। तो हमारा जो टेंटेटिव हमने प्लान बनाया था 50 मेट्रिक टन का, उससे कहीं ज़्यादा हुई। आज की तारीख में 75 से 80 मेट्रिक टन ऑक्सीजन लग रही है। तो ये जो एकदम ऑक्सीजन की जो डिमांड बढ़ी है और इसलिए बढ़ी है, पिछली बार जो कोविड की जो पहली फेज आया था उसमें ऑक्सीजन की इतनी डिमांड नहीं थी और लग भी नहीं रही थी। अभी जो ये जो आया है कोरोना की दूसरी लहर, उसमें सबसे ज़्यादा अगर डिमांड आ रही है तो ऑक्सीजन की आ रही है। हमने देखा हॉस्पिटलों में जाकर किस प्रकार जो 5 और 10 लीटर प्रेशर पे ऑक्सीजन चलती थी वो 30-30, 40-40 प्रेशर पे ऑक्सीजन चल रही है। तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन एकदम बढ़ा और ये जब कंजम्पशन बढ़ा और उसके कारण ये सब समस्या पैदा हुई। पर मुझे लगता है कि अब स्थिति स्थिति है, बीच में 1-2 दिन की नहीं, समस्या स्थिति अगर सुधरी है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। शंकर जी अगर स्थिति सुधरी है तो दमोह, जहां पर दोनों ही राजनीतिक सियासी दलों का बहुत ज्यादा फोकस था, कम से कम वहां पर स्थिति संभाल लेते। वहां तो ऑक्सीजन के सिलेंडर की लूट हो जाती है। वहां लोग इतना डर गए, उन्हें भरोसा ही नहीं है अपनी सरकार पर, अपने जनप्रतिनिधियों पर। उन्हें तो लग रहा है कि हमें लूट करके अपनी पेशेंट की जान बचानी है, तो चोरी करनी पड़े, लूट करनी पड़े, मुकदमा दर्ज करा लेंगे लेकिन जान बचाएंगे। तो ये तो सिस्टम से उठते भरोसे का एक सबसे बड़ा सबूत है, वो भी दमोह जैसी जगह पर जहां पर आपके स्वास्थ्य मंत्री 2-3 महीने तक रहते हैं, जनता के बीच में कोरोना काल में नहीं आते हैं। और हमें लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री ने कम से कम वहां तो व्यवस्था कर दी होगी, पर वहां भी यही ढाक के 3 पात नतीजा देखने को मिलता है। देखिए दो चीजें हमको समझना पड़ेगी इसमें। तकनीकी बिंदु ये है, एक होती है लिक्विड ऑक्सीजन और एक होती है एयर वाली ऑक्सीजन। अब जो लिक्विड वाली ऑक्सीजन है वो आज की तारीख में कारगर है और लंबे समय तक जो बड़े हॉस्पिटल है उसमें लिक्विड ऑक्सीजन ही वापरी जाती है, क्योंकि उसका प्रेशर भी मेंटेन होता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। आप जिस सिलेंडर की बात करें, चूंकि जिस प्रकार से संख्या लगातार बढ़ रही है तो लिक्विड ऑक्सीजन के बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं जो आईसीयू में अभी कन्वर्ट हुए हैं वो सिलेंडर पे चल रहे हैं। और ये नेचुरली जब बड़े हॉस्पिटल में जगह फुल हो जाती है तो लोग दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ ये रिक्वायरमेंट रहती है छोटे हॉस्पिटलों में सिलेंडरों को लेकर। तो सिलेंडरों की भरने की एक कैपेसिटी रहती है और एक सिलेंडर अगर हाई प्रेशर पे चलता है तो 4 घंटे चलता है, वहीं लिक्विड ऑक्सीजन 5 घंटे 6 घंटे ज़्यादा समय चलती है। तो ये जो तकनीकी समस्या है ये है और उसको फिलअप करने के लिए लिक्विड ऑक्सीजन सब जगह भेजी जा रही है। बिल्कुल प्रमोद जी, आप कह रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश और गोंदिया तक तमाम जगह ऑक्सीजन भेज रहे हैं, लेकिन इसका श्रेय तो बीजेपी ले रही है। वो तो कह रही है कि हमने व्यवस्था कर ली, केंद्र सरकार ने करा दी व्यवस्था और अब स्थिति हम सुधार रहे हैं।
तो कांग्रेस का इसमें तो मतलब कुछ अच्छा हुआ है तो बीजेपी ने कर दिया है, और अगर खराब हुआ है तो वो कांग्रेस के कारण हुआ है, क्या कहेंगे आप? शंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शंकर जी बोलिए। शंकर जी आप दोबारा बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं पहुंची हम तक। मैंने ऐसा कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों से बात करके इसकी व्यवस्था करी। मैंने ऐसा नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने करी, मैंने ये कहा प्रधानमंत्री जी ने सबसे बात करके। शंकर जी, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ से भिलाई से आ रही है ऑक्सीजन तो उनको क्रेडिट देने में दिल इतना छोटा क्यों कर लेते हैं आप लोग? बोलिए ना कि छत्तीसगढ़ ने हमें भिलाई से इतनी ऑक्सीजन मिली है, इस चीज का उल्लेख क्यों नहीं होता? नहीं, आपका प्रश्न, आपने ये कहा कि केंद्र पूरी, यानी हम पूरी क्रेडिट ले रहे हैं। मैंने पहले ऐसा नहीं कहा कि हम क्रेडिट ले रहे हैं। मैंने हर बात ये कही है अपने स्टेटमेंट में कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे बात करके, सभी राज्यों से समन्वय बिठा के ये बात कही है। चलिए प्रमोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अभी हमारा लक्ष्य और ध्येय किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। आज के डेट में अगर हम किसी की जान अगर किसी एक जन की भी बचा लेते हैं तो राजनीति से ऊपर उठकर राजनीतिक बातें न करके मैं आपसे भी विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के प्रश्न कम से कम हम लोगों से न पूछें। प्रमोद जी बहुत माफी के साथ, ये सवाल मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मेरा मन कर रहा है, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है, शमशान और कब्रिस्तान दोनों जगह जो कहा वो किया, ये राहुल गांधी जी ने कहा है। अब आप दूसरा सुनिए, प्रियंका गांधी जी कह रही हैं लोग ऑक्सीजन बेड के लिए रो रहे हैं और वो रैलियों में हंस रहे हैं। तो जब आपके बड़े नेता और आपके नेता ऐसे बयान देंगे तो हम तो सवाल यही उठा रहे हैं कि इस महामारी पर सियासत क्यों भारी है? मेरी पूरी बात सुन लीजिए निवेदन पूर्वक। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई जो भी विपक्ष में रहेगा वो कमियों की बात करेगा, उसको आप राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखिए। अगर कहीं देवजी भाई पटेल कह रहे हैं कि धरसीमा में इस चीज की कमी है तो उसमें मेरे दृष्टिकोण ये है, आधा गिलास खाली है और आधा गिलास भरा है। मेरी जिम्मेदारी है कि उस धरसीमा पर जाकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके स्वयं जाकर के उस समस्या का समाधान करूं, और ये मेरा धर्म है और ये मेरा कर्तव्य है। कोई देवजी पटेल जी या पीसी शर्मा जी कोई अपने लिए नहीं कह रहे हैं ये, और आप भी जिस किसी चीज को दिखा रहे हैं तो वो जनता के लिए दिखा रहे हैं। मैं केवल इस समय इतना ही हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि स्थिति बहुत खराब है, स्थिति बहुत नाजुक है। हम जिस किसी की भी जिस ढंग से मदद कर पाए वो ईश्वरीय स्वरूप में लोग हमको और डॉक्टरों को और आप सबको देखने लगे हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जो भूपेश बघेल जी की सरकार है वो आज आप देखिए एक बड़ा निर्णय ली है कि 18 साल से ऊपर के जो इंजेक्शन लगाने की जो बात है उसको राज्य सरकार इसका खर्चा उठाएगी। ये कोई उपकार करने की बात नहीं है। ये हमारे यहाँ के जो केंद्र सरकार से हम लोगों ने निवेदन किया कि 53,630 करोड़ रुपया जो WHO से लेकर 4 संस्थाओं के माध्यम से जो मिला है, क्या उस राशि से ये हमको मुहैया हो सकती है क्या? उन्होंने कहा नहीं हो सकती, तो राज्य सरकार ने इसका फैसला ले लिया कि 18 साल से जो भी आयु के लोग हैं उनको हम इंजेक्शन अपनी ओर से खरीद कर लगाएंगे। 463 करोड़ रुपया अभी वर्तमान में कोविड के लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया है। और ये भी बात स्पष्ट है कि जहां जितनी कमी किसी प्रकार की नहीं होने दी जाएगी, ये कोविड सेकंड का जो पीरियड है इसमें मैं आपके माध्यम से केवल इतना निवेदन करूंगा कि अन्य देशों में जब ये महामारी आई है तो उस देश से केंद्र सरकार जरूर एक गाइडलाइन ले ले कि वहां उन्होंने कैसे इसको सेकंड वेव को और थर्ड वेव को कैसे जल्दी से उन्होंने ठीक किया। मैं इतना ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, और उसी चीजों को राज्यों में अगर लागू कर दें तो एक यूनिफाइड एक बातें सामने में आएंगी और सारी सरकार को इसमें मदद मिलेगी। बिल्कुल। बस मैं देवजी भाई बार बार ये चीजें उठती हैं। 53,000 करोड़ रुपए आपको WHO और दूसरी संस्थाओं से मिला है केंद्र सरकार को, उसे राज्यों को क्यों नहीं दिया जा रहा? छत्तीसगढ़ के जो GST का पैसा है वो इस बुरे वक्त में भी क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या इससे वाकई में दबाव नहीं बनेगा? और अगर आप उंगली उठाते हैं कि व्यवस्थाओं की कमी है तो फिर उनके पास डिफेंड करने का ये शब्द तो है ही, और ये जायज़ भी बात है कि आप हमारे हिस्से का पैसा रिलीज कीजिए, हम अपनी सुविधाओं को और ज़्यादा तेजी से बढ़ा देंगे। अभी जितना हमारे पास फंड है हम उसे रिलीज कर रहे हैं। देवजी भाई, अब तक आवाज आ रही है हमारी? जी देवजी भाई तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। देवजी भाई, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी
जी देवजी भाई, सवाल अगर आपने सुना हो तो जवाब चाहेंगे। जी 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 सुने जी। हेलो जी बोलिए देवजी भाई, सुन पा रहे हैं हम आपको। हेलो हेलो जी देवजी भाई, आपसे सवाल यह है कि 53,000 करोड़ से ज्यादा आईएमएफ और दूसरी संस्थाओं से पैसे मिले हैं केंद्र सरकार को, जिसे राज्य सरकारों को नहीं दिया जा रहा। आपसे सवाल यह है कि जीएसटी का पैसा छत्तीसगढ़ को नहीं दिया जा रहा, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं समझता हूं ये प्रदेश की सरकार केवल जो है 2.5 साल से केवल आरोप प्रत्यारोप में ही निकल गई। आज तक केवल जो है आरोप प्रत्यारोप को ही उन्होंने बताया है, केवल हर चीज में केवल आरोप। मैं तो ये पहले पूछना चाहता हूं कि भाई इस महामारी में आपकी सरकार कहां खड़ी है? आपने जी बोलिए। प्रदेश में 30% यहाँ ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता है लोगों को, 10% वेंटिलेटर की आवश्यकता है। केंद्र ने 230 वेंटिलेटर दिए, मगर आज तक इनको इंस्टॉल नहीं कर पाए, कचरे में सड़ रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालें मांग रही है कि हमें दे दीजिए, हम इंस्टॉल कर लेते हैं, मगर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री के बीच में जो दूरी है, इसके कारण कहीं से आज ये व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही है। बिल्कुल, हम पीसी शर्मा जी के पास चलेंगे। पीसी शर्मा जी, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी संसाधन पर्याप्त हैं और वहां पर क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा है, या आपको लगता है कि ना तो संसाधन है और ना ही क्रियान्वयन है, जिसके कारण ये हालात हैं? देखिए, सेकंड स्ट्रेन आ रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में आया, और एक पूरा मौका था फरवरी के पहले 5-6 महीने इन्हें खूब चुनाव कर लिए, पहले सरकार गिराई, फिर उसके बाई इलेक्शंस करा लिए, लेकिन ये सब चीज़ों पे सरकार ने ध्यान दिया नहीं। और मुख्यमंत्री जी ने 8-9 महीने पहले बाबई होशंगाबाद जिले में मैं प्रभारी था वहाँ, और भूमि पूजन भी कर दिया कि हम यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लाएंगे, लेकिन एक ईंट नहीं लगी जब से अभी तक। मतलब दूरदर्शिता इस सरकार में कतई नहीं है। और यहाँ के शर्मा जी शंकर जी कह रहे हैं कि उसमें वो एक प्राइवेट वेंचर था, जिसके कारण वो नहीं हो पाया पूरा। प्राइवेट भूमि पूजन काहे की नहीं किया भाई? भूमि पूजन क्यों किया? और ये सेकंड स्टैंड की बातें आ रही थी और खतरनाक है ये भी आ रही थी, तो ये मैनेज करना था ना। आज भोपाल हो या इंदौर हो, ऑक्सीजन कमी है। और आपने ठीक कहा, अभी भिलाई से आ रही है, वहाँ महाराष्ट्र से आ रही है ऑक्सीजन, वो स्टेट दे रहे हैं मध्य प्रदेश को, लेकिन जब यूपी से आता है तो टैंकर रोक दिए जाते हैं। ये दुर्दशा अगर हुई है तो ये मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है। अब आप बताइए कि हमीदिया अस्पताल जैसी जगह से 850 वो चोरी हो जाए और 4 दिन तक पता नहीं लगे, तो क्या स्थिति है? आज स्थिति यहाँ पर ये है कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस के लिए लोग दवा बाजार, अस्पतालों में, अस्पताल और बड़े बड़े अस्पताल वालों को भी नहीं मिल पा रहे। तो आखिर ये सब जा कर रहा है। लेकिन 20,000 ले आइए आप, 30,000 ले लीजिए, आपको मिल जाएगा इंजेक्शन। तो ये तो सरकार को मैनेज करना चाहिए ना। और ऑक्सीजन का जो मामला है, ऑक्सीजन भाई ये 2 ही वजह से लोगों की जान जा रही है। एक तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और ये इंजेक्शन नहीं मिल रहे, तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की हुई ना। और दूसरा, इनको सहायता देने के लिए केंद्र सरकार बैठी हुई है पूरी, लगातार प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग भी हो रही है। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे। अजय बिश्नोई जी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अभी विधायक हैं, नारायण त्रिपाठी विधायक है, ये लोग लगा रहे हैं कि सरकार इस पूरे मामले में फेल हो चुकी है। तो ये जब इनके ही विधायक लगा रहे हैं और इनके मंत्री कह रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो या दूसरे मंत्री, कि शहडोल में अगर 16 लोगों की जान गई तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से गई, यहाँ पे पीपल्स हॉस्पिटल में गई तो ऑक्सीजन कमी की वजह से गई। और कहीं पे भी फोन लगा लो आप, इंदौर तक की बात कर रहा हूँ मैं, इंदौर के फोन भी आते हैं मेरे पास कि ये इंजेक्शन दिला दीजिए, यहाँ हम एडमिट हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। और ये पूरे मध्य प्रदेश की बात है, आप किसी भी अस्पताल में फोन लगा लो, इनका जो नंबर दिए हैं
शंकर जी, सरकारी ये अस्पतालों आरोप तो के पहले दिन से कि लग रहे बेड हैं। और खाली अजय खाली बिश्नोई, नहीं नारायण है, त्रिपाठी, ये बेड तो आपके खाली अपने लोग नहीं हैं। है। चलिए, विपक्ष ये- की मत सुनिए, लोगों की मत सुनिए, मीडिया की मत मानिए, लेकिन आपके अपने लोग भी कह रहे हैं। और ये मांग तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहले दिन से कर रहा है कि आप सिस्टम को सुधारने के लिए और कुछ ना कर पाएं, कम से कम रोज एक सार्वजनिक सूची कर दें कि इतनी जगह पर इतने बेड खाली हैं कोरोना के मरीजों के और ऑक्सीजन की ये उपलब्धता है, हर शहर में इस जगह इतने बेड खाली हैं, आप चले जाइए। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? तो क्योंकि स्थितियाँ ये सबको मालूम है। अभी हमने छत्तीसगढ़ के हमारे नेता, कांग्रेस के नेता सुना, जी। चिंताजनक है, नाजुक है, खुद ही बोल रहे हैं। तो जब पूरे देश में ऐसी स्थिति है तो उसमें अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो वो तो स्वाभाविक है। हमको भी ऐसा लगता है कि इंदौर में ये स्थिति सुधारना चाहिए, तो हम बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार फेल हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार नहीं कर रही है। और अच्छी स्थिति कैसे कर सकते हैं, इसलिए सुझाव देते ही हैं। तो सुझाव देना अपनी जगह और होना भी चाहिए। अगर हमको कुछ सुधार करना है तो हम बोलते भी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी जहाँ तक की बात है इंजेक्शन की लेकर, इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में अब मिलना शुरू हुए। मैंने बताया आपको, मैन्युफैक्चरिंग वो प्राइवेट कंपनी है, कोई सरकारी कंपनी तो है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने बंद कर दिया था। आपको हम सबने प्रयास किए और उन्होंने देना शुरू कर दिया। आज की इंदौर में प्रतिदिन हमें 2000 इंजेक्शन, आधे इंजेक्शन हम सरकारी रोजमर्रा का मामला है, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहे। शंकर जी, पीसी शर्मा साफ कह रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, और लोगों से जो हम लोग रियलिटी चेक कर रहे हैं उसमें भी साफ लोग कह रहे हैं कि इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। अगर कहीं उपलब्ध हैं तो आप बता दीजिए सार्वजनिक तौर पर, अभी हम वहां पर भेज देते हैं लोगों को, उनको हम इस खबर को हम 4 बार चला देंगे। जी, हमको भिजवा दीजिए, जितने भी पैसे हैं हम दे देंगे। इंदौर से भिजवा दीजिए, भोपाल हमारे पास भिजवा दीजिए, उसकी कीमत है, उसी कीमत में लोगों को बांट देंगे। शर्मा जी, आप आ जाओ इंदौर आ जाओ इंदौर जी। एक मैं बता दूं आपको इंजेक्शन की बात जी। जितनी भी इंजेक्शन आती है, जिसमें आधी इंजेक्शन सरकारी हॉस्पिटलों में जो मरीज रहते हैं उनको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, और बाकी जो बचती है आधी इंजेक्शन वो निजी अस्पतालों को उसके अनुपात में, जितने मरीज है उसके अनुपात में प्रतिदिन हम लिस्ट सोशल मीडिया पे शंकर जी, चलिए शंकर जी, आपका दावा, शंकर भाई नहीं मिल रहे हैं। शंकर जी, आपका दावा हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। सरकार अगर कह रही है कि इंजेक्शन की, शर्मा जी, अभी मैं आपको पिछले हफ्ते भर की सूची व्हाट्सएप कर देता हूँ जी। मैं आपको अभी सोशल मीडिया पूरे हफ्ते भर की सूची व्हाट्सएप कर देता हूँ, किस किस हॉस्पिटल को हमने कितनी दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल शंकर जी, बहुत छोटा 1-1 मिनट का हम रिएक्शन ले लेते हैं देवजी भाई से और प्रमोद जी से। प्रमोद जी, आपसे ले लेते हैं, आपको क्या लगता है हालात में कितनी गुंजाइश अभी सुधारने की और है, और कब तक ये स्थिति आएगी कि हम पूरी तरह मरीजों को कैटर कर पाएंगे? राज्य सरकार कह पाएगी कि आप आइए, ऑक्सीजन यहाँ पर है, आप आइए, रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर है, आप आइए, बेड यहाँ पर है, कब तक आपको लगता है हालात सुधर पाएंगे? निश्चित रूप से हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी पहले दिन से नहीं है। ऑक्सीजन बेड की जरूर कमी थी, उन कमियों को बहुत तेजी से हम अच्छे स्तर पर ले जा रहे हैं। ये बात जरूर है कि जिस प्रकार से ये वेव आया उससे दुगना गति से हम समझ नहीं पाए, लेकिन अब सुधार की आवश्यकता बहुत है। सरकार कहीं भी पीछे नहीं हटेगी, कार्य योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं। टेस्टिंग हम पर्याप्त कर रहे हैं। एक दिन में अगर 50,000 लोगों को अगर हम प्रिस्क्राइब कर पा रहे हैं तो ये निश्चित रूप से हमको उन मरीजों के बारे में भरपूर जानकारी है, और जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक उसमें विजय हासिल नहीं की जा सकती। हम बहुत अच्छे से प्रयास करके लोगों को ठीक करेंगे। देवजी भाई, आप लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे आप सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर, और क्या उम्मीद है आपको कब तक छत्तीसगढ़ में हालात सुधरेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि प्रदेश में जो कोरोना से जो जिनकी जीवन बचाया जा सकता है, मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि भाई आप केवल शहरों में, लोग गांव से शहर आते हैं आपके सरकारी अस्पतालों में, आप सरकार की ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जो सरकारी अस्पताल क्वारंटाइन सेंटर में आ गए उसकी सारी व्यवस्था सरकार करेगी, ना कि क्वारंटाइन सेंटर से 2 दिन बाद बोल दिया जाता है तुम्हारी स्थिति खराब है, अब आप कहीं भी ले जाओ। ऐसी स्थितियां आज निर्मित है जी। माननीय दुबे जी जो कह रहे हैं, क्योंकि दुबे जी जो कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है तो इनकी कौन सुनेगा। मैं भगवान से यही कामना करना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार को सद्बुद्धि दे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपकी बात में अपना पक्ष रखने के लिए। आपकी बात लगातार जारी रहेगा, कल फिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर। फिलहाल हमें दें इजाजत।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों का भी।